अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम ज़ीशान अकरम है और आप लोगों के साथ मैं आज स्पोकन इंग्लिश के हवाले से फ्लुएंसी टेक्निक्स पे कुछ बात करूंगा और ये पार्ट वन है हमारा। इस पार्ट वन के अंदर हम कुछ जनरल जो टेक्निक्स हैं जो कि शायद आप उनको टेक्निकल टेक्निक्स का नाम नहीं दे सकेंगे, लेकिन जो जनरल टेक्निक्स हैं, अब जनरल टेक्निक्स में हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो भी उतनी ही अहम है, या शायद मैं ये कहूँगा कि जो टेक्निकल टेक्निक्स होती हैं, ट्रिक्स होते हैं, टिप्स होते हैं, उनसे भी शायद ये अहम होती हैं, क्योंकि इनका ताल्लुक इंसान की जो मोटिवेशन है, इंसान का जो लर्निंग प्रोसेस है माइंड का, उससे है। लिहाजा आप लोगों के लिए ये फ्लुएंसी टेक्निक्स एक बुनियादी हैसियत रखती हैं, एक बेस रखती हैं, क्योंकि अगर आप इन पर अमल करेंगे तो फिर जो टेक्निकल टेक्निक्स जो पार्ट टू में मैं डिस्कस करूँगा वो तब ही उस अच्छे अंदाज से हो सकेंगी अगर आप इन चीज़ों के ऊपर अमल करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और अपनी फ्लुएंसी टेक्निक्स को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं कि फ्लुएंसी से क्या मुराद है। जब हम लोग कहते हैं कि आई वांट टू बिकम फ्लुएंट, या मेरी फ्लुएंसी ठीक नहीं है स्पोकन इंग्लिश की, फ्लुएंसी से मुराद अमूमन कुछ लोग समझते हैं कि जितना वो तेज़ अंग्रेज़ी बोलेगा तो वो फ्लुएंट होगा। तो ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन, कि आप तेज़ अंग्रेज़ी बोलेंगे तो फ्लुएंट है। ऑफ कोर्स एक जो स्पीड है वो मैटर ज़रूर करती है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक लफ्ज़ बोलें और उसके बाद सोचना शुरू कर दें और फिर बोलें। लेकिन फ्लुएंसी से सिर्फ ये मुराद कतअन नहीं है कि आप तेज़ अंग्रेज़ी बोल रहे हैं। देखिए, अगर आप तेज़ अंग्रेज़ी बोल रहे हैं और आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, आप तेज़ अंग्रेज़ी बोल रहे हैं यानी कि आप लगातार बोले जा रहे हैं और आपकी जो उसके अंदर है जो वर्ड्स का अप्रोप्रिएट यूज़ है वो ठीक नहीं है, या आप जो बोल रहे हैं वो सेंस नहीं क्रिएट कर रहा, तो फिर हम उसको फ्लुएंट स्पीकर ऑफ लैंग्वेज नहीं कह सकते। फ्लुएंट लैंग्वेज स्पीकर वो होता है कि जो अपनी बात को लिसनर्स तक बगैर हिचकिचाहट के और इस अंदाज से पहुंचाए कि अगले बंदे को अच्छी तरह समझ आ जाए। मेरी नज़र में फ्लुएंसी इसको कहते हैं। क्योंकि अगर आप, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि अगर आप बहुत तेज़ बोल रहे हैं या फिर आप उसमें कोई आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, आपके अल्फाज का यूज़ ठीक नहीं है, तो सिर्फ तेज़ होना आपको फ्लुएंट नहीं बनाएगा। तो एक बात आप ज़हन में रख लें। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि कुछ लोग अपनी जो नेचुरल स्पीड ऑफ स्पोकन है, यानी कि फॉर एग्जांपल मेरी जो नेशनल टंग है, वो जो नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू है, और मैं जिस अंदाज से उर्दू बोलता हूँ या जिस अंदाज से मैं अपनी मदर टंग बोलता हूँ, आपको कमोबेश इंग्लिश भी उसी स्पीड से बोलनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप इंग्लिश को डिफरेंट स्पीड से बोलने की कोशिश करेंगे तो आपकी जो नेचुरल स्पीच है उसके बिल्कुल उलट हो जाएगी, और जब आपकी उस नेचुरल स्पीच के उलट होगी तो आप बिल्कुल आर्टिफिशियल लगेंगे। मेरी बात को आपने गौर से समझना है कि आप आर्टिफिशियल लगेंगे, और जब आर्टिफिशियलिटी आ जाती है आपके स्पोकन के अंदर या आपके लाइफ के किसी भी स्टाइल के अंदर, तो वो किसी सूरत भी अच्छी नहीं लगेगी। अच्छा, फ्लुएंसी में कुछ लोग फिर और एक मिस्टेक ये करते हैं कि दे वांट टू स्पीक जस्ट लाइक द नेटिव स्पीकर्स, और वो भी अपनी इनिशियल स्टेज के ऊपर, यानी जब वो लर्निंग कर रहे होते हैं तो इनिशियल स्टेज के ऊपर दे वांट टू कॉपी देम, और फिर वो जो हम उर्फ़े आम में कहते हैं कि जी मुंह टेढ़ा करके बोल रहे हैं, तो वो जब आप करते हैं तो वो भी आप अपनी एक्चुअली नेचुरल जो आपका माउथ की पोजीशन है, फेस का पोस्चर जो है आपका सारा जो बॉडी का, उससे हटकर जब आप बात करते हैं और बड़ी एफर्ट करके बात करने की कोशिश करते हैं, तो वो आपकी आर्टिफिशियल बन जाती है। तो प्लीज़ फ्लुएंसी को आप लोग ये मत समझें कि आपने तेज़ बोलना है या अंग्रेज़ों की तरह बोलना है तो ही आप फ्लुएंट कहलाएँगे। फ्लुएंसी का मतलब सिंपल लफ्ज़ों में ये है कि आप अपनी बात को मुनासिब तरीके से पहुँचा सकें कि अगले बंदे को ये भी फ़ील ना हो कि यार ये बंदा अटक-अटक के बोल रहा है, और ना ही उसको ये फ़ील हो कि वो बंदा गलत अंग्रेज़ी बोल रहा है, ना उसकी प्रोनंसिएशन बहुत ख़राब हो। तो इस तरीके से जब आप नेचुरल एक्सेंट में, अपना जो आपका नेचुरल एक्सेंट है उसमें बोलेंगे, तो आपकी यू विल बी कॉल्ड एज़ अ फ्लुएंट इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकर। ठीक है जी। तो अब हम उन टेक्निक्स की तरफ जाते हैं जिनको हम जनरल टेक्निक्स का नाम दे रहे हैं, यानी हमारे पार्ट वन के अंदर डिस्कस होती है। सबसे पहले एक चीज़ ज़हन में रखें कि आप जब फ्लुएंसी में बात कर रहे हैं ना, तो एक और चीज़ इस स्लाइड को देखने के बाद मुझे याद आई, तो मैंने कहा पहले आपसे मैं फिर ये भी डिस्कस कर लूँ कि फ्लुएंसी अगेन डजंट रियली मीन कि आप एक तरफ से बोल रहे हैं और अगला बंदा सुन रहा है आपको।
याद रहे कि जो स्पोकन होती है वो आप बोल रहे हैं तो आपको सुनना भी होगा, फिर आपको रिस्पॉन्ड भी करना होगा। यानी बेसिकली इट स्टार्ट्स फ्रॉम लिसनिंग, देन अंडरस्टैंडिंग, और फिर रिस्पॉन्डिंग, और फिर अगला बंदा आपकी बात सुनेगा, फिर वो। सो इट्स अ कन्वर्सेशन। इट्स जो है इसको हम इंग्लिश लैंग्वेज में टर्न टेकिंग कहते हैं, कि जब आप टर्न अपनी बारी के ऊपर बोलते हैं। तो फ्लुएंसी के अंदर एक बहुत बड़ा एलिमेंट, आपको बहुत बड़ी हेल्प जो मिलती है, वो आपको अगले बंदे की बात से मिलती है। अगला बंदा आपसे जो बात कर रहा है, अगर आप उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे और बड़ी तवज्जो से उसकी बात को सुनेंगे, तो आप अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकेंगे, और आपको पता चलेगा कि आपका जो आंसर है वो अगले बंदे की ढेर सारी बात में मौजूद है। जो बंदा आपसे कोई फॉर एग्जांपल सवाल कर रहा है, तो अमूमन आपका जो जवाब होगा वो उस बंदे के सवाल में मौजूद होता है, और आपको उसको थोड़ा सा मोल्ड करना होता है। देखें, ये जो मैं चीजें डिस्कस कर रहा हूं, ये सुनने और समझने के लिए हैं। डेफिनेटली आपकी स्पोकन तभी इंप्रूव होगी जब इन चीजों को सुनकर, समझकर, और फिर इनको प्रैक्टिस करेंगे। मैंने जब भी स्पोकन के हवाले से बात की है, तो मैं हमेशा कहता हूं कि सबसे अहम चीज जो है स्पोकन किसी भी लैंग्वेज को इंप्रूव करने के लिए, वो प्रैक्टिस है। कोई भी बंदा लेक्चर सुन के, सिर्फ लेक्चर सुन के या सिर्फ किताबें पढ़कर किसी सूरत में भी लैंग्वेज इंप्रूव नहीं कर सकता, जब तक कि आप उन किताबों में लिखी गई बातों और लेक्चर जैसे कि मैं दे रहा हूं, इन बातों को समझकर और फिर प्रैक्टिस नहीं करेंगे। सो ये बातें, ये सारी की सारी आपको समझाने के लिए कि आपने किस तरीके से लैंग्वेज को डील करना है। सो फ्लुएंसी, जैसा कि मैं कह रहा था, जो अगली स्लाइड में मैं डिस्कस करने लगा हूं, वो उसका ताल्लुक इस बात से भी है कि आप कन्वर्सेशन कैसे करते हैं। देखिए, आपने स्पीच नहीं करनी, आपकी जो तकरीर है वो एक अलग चीज है, जैसा कि मैं अभी लेक्चर दे रहा हूं, ये एक अलग चीज है। जो फ्लुएंसी है, असल टेस्ट आपका तब होता है जब आप किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं। जैसा कि मेरी स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस के अंदर जो है एक डिस्कशन होती है किसी टॉपिक के ऊपर, या कोई क्वेश्चन मैं पूछता हूं तो उसका जो रिस्पॉन्स आता है, तो वो असल में एक कन्वर्सेशन होती है। इट्स नॉट अ स्पीच कि आपने डिलीवर करनी है, या इट्स नॉट अ लेक्चर जो आपने डिलीवर करना है। तो आगे बढ़ते हैं। एक्सक्यूज मी। रिमेंबर द आंसर इज इन द क्वेश्चन। यूजुअली जो आंसर है वो क्वेश्चन में है। आप से फॉर एग्जांपल एक बंदा सवाल करता है, जैसा कि आपके सामने ये मौजूद, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, डज ही, ये वाला पॉइंट जो डज ही है। अब फॉर एग्जांपल वो आपसे सवाल करता है कि डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलता है? तो आपको लंबी चौड़ी बात करने की बजाय सिंपल अगर ये कह दें कि यस ही डज, तो आपका जवाब आ गया। सॉरी, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, इसके लिए माजरत। डज ही प्ले क्रिकेट? Yes, he does. Does he teach English? Yes, he does. Does he speak to you? Yes, he does. Does he cook food? Yes, he does. तो आपने सिंपल क्या किया कि अगर आपने इसका जवाब नेगेटिव देना है तो नो ही डजंट, अगर आपने पॉजिटिव में देना है यस ही डज। तो ये जो है, बजाय इसके कि आप ये कहें कि लेट से सवाल है कि डज ही प्ले क्रिकेट, तो आप जवाब दें यस ही डज प्ले क्रिकेट या यस ही प्लेज क्रिकेट। तो ये लंबा चौड़ा आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। अगर आप यस ही डज कहते हैं तो कन्वर्सेशन ओके होगी, मुकम्मल होगी। सो ये बुनियादी तौर पर आपके बजाय इसके कि आप सोचें कि अब मैं इसका क्या जवाब दूं, कैसे खुद से अल्फाज बनाऊं, तो आपका आधा जो, बल्कि समझें कि पूरे का पूरा जवाब जो है उस क्वेश्चन में मौजूद है। या फॉर एग्जांपल वो कहता है कि कैन शी कुक फूड, तो यस यस शी कैन, नो शी कांट। यानी पॉजिटिव देना है तो यस और फिर शी कैन, और अगर नेगेटिव देना है तो नो शी कांट। सो इट्स वेरी सिंपल कि आपको इस तरह के सवाल, ऑफ कोर्स अगर कोई ये सोच रहा है कि जीशान साहब जो हैं वो समझ रहे हैं कि सारी की सारी कन्वर्सेशन ही इस तरह की होती है, तो ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग दैट। आई एम ट्राइंग टू टीच यू पीपल बिट्स, छोटी छोटी बातें समझा के आपको स्पोकन के अंदर बेहतर करना मेरा जो है मेरी ड्यूटी है। जो आपकी कन्वर्सेशन है, अगर किसी से 10 मिनट्स की कन्वर्सेशन होती है, कन्वर्सेशन की बात कर रहा हूँ, जब सवाल जवाब हो रहे होते हैं, जब आपस में बात, तो उसके अंदर ये पॉइंट अमूमन डिस्कस होता है, जिसके अंदर वो आपसे डज ही, कैन शी, इज इट, इस तरह के सवाल करते हैं। क्योंकि ये जो आपका डज है, कैन है, इज है, या हैव है, हैज है, हैड है, शेल, विल, ये सारे के सारे आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अगर इस तरह से कोई सवाल आपसे पूछता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ रहा है, तो आपका बड़ा आसान जवाब जो है वो बनता है यस या नो। आपने यस के जवाब देना है तो यस, और नो का जवाब देना ऑफ कोर्स नो यूज करेंगे। और उसके बाद आपने वो वर्ब इस्तेमाल, आपका वो सब्जेक्ट होगा जिसके बारे में सवाल किया जा रहा है, जैसा कि ही। और फिर अगर उसने
हेल्पिंग वर्ब डज इस्तेमाल किया है तो आप डज इस्तेमाल कर देंगे, अगर उसने हेल्पिंग वर्ब कैन इस्तेमाल किया है तो कैन इस्तेमाल कर देंगे। आई होप आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अगर किसी को भी अगेन जो इस वक्त वीडियो को देख रहा है, अगर उसको मजीद एक्सरसाइजेज और मजीद प्रैक्टिस की जरूरत है या इस पॉइंट की समझ ना आए तो ऑफ कोर्स यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई नंबर 0300 799 5952। और जो मेरी क्लास में मौजूद हैं लोग ग्रुप के अंदर, अगर वो देख रहे हैं तो ऑफ कोर्स दे कैन टॉक डिस्कस विद मी इन द ग्रुप। आगे बढ़ते हैं। यूज इट और लॉस्ट इट, इस बात पे मैं बहुत फोकस करता हूँ और मैं हमेशा कहता हूँ कि याद रहे कि आपकी जो लैंग्वेज है, स्पोकन है, वो बिल्कुल एक आर्ट की तरह है। अगर आप उसको आर्ट को इस्तेमाल करेंगे तो आप यूज़ करते रहेंगे तो काम चलता रहेगा, और अगर आप उसको छोड़ देंगे तो बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगा। अब ये क्या कहता है, देयर इज़ एन एक्सप्रेशन इन इंग्लिश, यूज इट और लूज इट, विच बेसिकली मीन्स इफ यू डोंट प्रैक्टिस एन एबिलिटी यू माइट फॉरगेट इट। अगर आपने कोई चीज सीखी है, मिसाल के तौर पर आपने ये सीखा है डज ही वाला, मैंने जो अभी आपको सिखाया है थोड़ी देर पहले, अगर आप इसको अपनी कन्वर्सेशन में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप लर्निंग नहीं होगी आपकी, यू वॉन्ट बी एबल टू लर्न इट, और आपकी ये स्पीच का हिस्सा किसी सूरत भी नहीं बनेगा। याद रहे, आपकी ये स्पीच का हिस्सा नहीं बनेगा, आपकी फ्लुएंसी के अंदर ये आएगा ही नहीं जब तक कि आप इसको यूज नहीं करेंगे। सो यू हैव टू, जो भी कोई वोकैबुलरी आइटम अगर आप सीखते हैं, अगर आपके सामने कोई लफ्ज आया है और आपको वो आपके लिए वो नया है, तो ट्राई टू यूज इट, और फिर एक दफा नहीं, उसको मैक्सिमम टाइम यूज करो। एक तो फॉरेन सेंटेंस में यूज कर लो, और उसके बाद आप अगर कन्वर्सेशन कर रहे हैं, अगर आप मेरी क्लास में आपकी डेली प्रैक्टिस होती है 40 मिनट्स की, आप उस कन्वर्सेशन के अंदर कोशिश करें कि उन अल्फाज को लिख लें और आप एक टारगेट बना लें कि यार मैंने किसी न किसी तरीके से इस लफ्ज को यूज करना है। और जब आप 5-7 दिन उस लफ्ज को यूज करेंगे तो वो आपकी वोकैबुलरी का, आपकी स्पोकन का परमानेंट हिस्सा बन जाएगा, ये बात याद रहे। तो अगर कोई मुझसे कहता है कि मैंने वोकैबुलरी कैसे लर्न करनी है, तो उसके लिए लिस्ट ऑफ वर्ड्स को रटे लगाना तरीका नहीं है, बल्कि ऑफ कोर्स यू विल हैव टू यूज इट, और प्रैक्टिस करना होगा उसको उस एनवायरनमेंट के अंदर जहां उस लफ्ज की एडजस्टमेंट हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। डोंट स्टडी ग्रामर टू मच। अब ये वाला अपेरेंटली बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन हम चूंकि बात सिर्फ यहां पर स्पोकन की बात कर रहे हैं और वो भी फ्लुएंसी की बात कर रहे हैं। जब आप ग्रामर, लेट से आप सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको ग्रामर को बहुत ज्यादा स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर रिटन टेस्ट है, और रिटन टेस्ट के अंदर आपकी जब तक ग्रामर 100% ठीक नहीं होगी तो आप किसी भी शक्ल में सीएसएस का इंग्लिश एसे और इंग्लिश कंपोजिशन का इम्तिहान नहीं पास कर सकते। लेकिन जहां पर बात हो रही है उन लोगों के लिए जो महज अपनी स्पोकन को इम्प्रूव करने के लिए अपनी स्पीच के अंदर फ्लुएंसी लेकर आना चाहते हैं, तो वो किताबों से ग्रामर पढ़ना शुरू कर देंगे और उसके रटे लगाना शुरू कर देंगे, और फिर सबसे अहम बात कि जब वो बोल रहे हैं और इस बात का उसको बार बार ख्याल रखना शुरू कर देंगे कि क्या मेरी ग्रामर ठीक है नहीं है, तो फिर वो इंप्रूव नहीं कर सकेंगे। अब इससे ये मुराद भी बिल्कुल नहीं है कि जब आप स्पोकन बोल रहे हैं, आप अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो आप ग्रामर को बिल्कुल ही भूल जाए। ऑफ कोर्स यार, हम जिस पाकिस्तान मुल्क में रहते हैं यहाँ पर अब तो ग्रेड 1 से हमें इंग्लिश पढ़ाई जाती है, और अमूमन मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो कम अज कम भी, अगर कोई मेरे पास इस वक्त फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है और इसके अलावा जो आते रहते हैं, वो जनरली मैट्रिक उनके पास डिग्री मौजूद होती है। तो जब तक आप मैट्रिक करते हैं तो 10 साल आप ग्रामर के बेसिक असूल आपको पढ़ाए जाते हैं, या कम से कम आपको 5 साल तो पढ़ाई जाते हैं। तो आप बेसिक नो हाउ तो आपके पास ऑलरेडी मौजूद होता है, तो थोड़ा थोड़ा करके आप उसको उसके ऊपर फोकस करें, हल्का फुल्का, लेकिन जब बोल रहे हो तो उस वक्त आपके जहन पर यह सवार नहीं होना चाहिए कि ग्रामर मेरी ठीक है या गलत है। अगर आप साइकोलॉजिकली ये जहन में सोचेंगे तो डेफिनेटली आप इंप्रूव नहीं कर सकेंगे। सो इसलिए इट डजेंट मीन कि ग्रामर को इग्नोर करना है, बट इसका सिर्फ ये मतलब है कि आप अपने दिमाग पे इसको चीज़ को सवार ना करें कि ग्रामर जो है मेरी वो ठीक है या नहीं है। यू हैव टू बी, और ये भी याद रहे कि जो स्पोकन इंग्लिश होती है वो यूजुअली उसके अंदर कुछ ऐसी आप कह लें कि जैसे फिलर्स होते हैं या कुछ स्लैंग वर्ड्स होते हैं, स्लैंग कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं कि जहां पर ग्रामर के उस ट्रेडिशनल असूलों को फॉलो ही नहीं किया जाता। So it doesn't mean कि grammar is not important, but it means कि spoken is not all about grammar. It is more than grammar, of course. अगला पॉइंट, इंटोनेशन, बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर्स। अगर आपको इंग्लिश अच्छी बोलनी है, याद रहे
कि एक शेर है जो कि मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा उसका, लेकिन उसका मफहूम मुझे याद है कि जो बात करने का अंदाज होता है वो ज्यादा अहम होता है। यानी एक शख्स जो है वो बात दूसरे की तरह करता है, मुख्तलिफ नहीं होता, अल्फाज वही होते हैं, इंसिडेंट वही होता है, लेकिन जब वो बात करता है तो ज्यादा दिल को लगती है। रीजन क्या होती है कि उसका जो उसकी जो इंटोनेशन है, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है और उसका जो जेस्चर्स है वो डिफरेंट होते हैं। अब मैं इनको वन बाय वन डिस्कस करता हूँ कि अगर आप एक अच्छे स्पोकन बनना चाहते हैं, और ये सिर्फ अंग्रेजी के लिए नहीं है, याद रहे, आप एक अच्छे उर्दू स्पीकर भी हो सकते हैं, या आप एक किसी ऑफिस में बैठे हैं, आप किसी जगह पर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो कोई भी लैंग्वेज ऑफ कोर्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आपकी मदर टंग ही क्यों ना हो, तो इन तीन चीजों की बड़ी अहमियत है। इंटोनेशन से क्या मुराद है? इंटोनेशन कहते हैं राइज एंड फॉल ऑफ योर स्पीच। जैसा कि मैंने अभी कहा, राइज एंड फॉल ऑफ योर स्पीच, मैं राइज पे मैंने ज्यादा जोर दिया। जब मैंने राइज की बात की तो थोड़ा ऊंचा बोला, और फिर फॉल की बात की तो थोड़ा नीचे बोला। इसका मतलब ये अल्फाज की बात नहीं है कि राइज ऊंचा होता है और फॉल नीचा होता है। समटाइम हम किसी चीज को ऊपर इसलिए करते हैं कि हम उसको ज्यादा अहम समझते हैं, और इसमें पॉजेस भी बड़ी अहमियत होते हैं। समटाइम आपका जो लिया हुआ पॉज है, जिसमें आप थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, वहां वो उस पॉज के अंदर भी बड़ी जबरदस्त आपकी स्पोकन की प्रैक्टिस होती है, और वो स्पोकन का एक बड़ा अहम जुज्व है पॉज लेना। अब ये चीजें आप लर्न कहाँ से करेंगे? इस तरह की इंटोनेशन आप लर्न कहाँ से करेंगे? कि जो मैं कह रहा हूँ कि आपके कुछ अल्फाज जिन पर आपका ज्यादा फोकस हो वो आप हाई टोन में बोलते हैं, और कुछ जो होते हैं वो आप लो टोन में बोलते हैं, इसकी प्रैक्टिस कहाँ से होगी? डेफिनेटली लिसनिंग से होगी। लिसनिंग टू द नेटिव स्पीकर्स ऑफ लैंग्वेज देयर आर फ्रॉम ब्रिटिशर्स और अमेरिकन, व्हाटएवर। ब्रिटिशर्स और अमेरिकन में डिफरेंस थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन का और एक्सेंट का होता है। किसी दिन मैं इंशाल्लाह ताला आपको वो कंप्लीट डिफरेंस भी इस क्लास के अंदर डिस्कस करूंगा। तो वो जो है आप जिसको सुनना चाहें, आपकी चॉइस है, इसमें कोई बात नहीं है। लोग मुझसे पूछते हैं ब्रिटिश ठीक है या मैं, आपको दोनों ठीक है, दोनों स्टैंडर्ड है, दोनों की दुनिया के ऊपर इजारादारी है, कोई भी सुन लें, दैट्स नॉट एन इशू। मिक्स भी हो जाए तो भी कोई इशू नहीं है, और अगर कुछ भी ना हो और पाकिस्तानी स्टाइल हो तो भी ठीक है, लेट मी टेल यू, दैट्स नॉट एन इशू। तो ये तो होगी आपकी इंटोनेशन। फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर तकरीबन एक जैसी बात बन जाती है। देखिए, आपकी जो जेस्चर्स हैं, फॉर एग्जांपल हैंड मूवमेंट है, अगर आप यूजुअली किसी प्रेजेंटर को देखें और अगर उसकी हैंड मूवमेंट बड़ी प्रॉपर है, वो प्रॉपर जगहों पर जहाँ पे उसको अल्फाज बोल रहा है वो हैंड मूवमेंट कर रहा है, तो उसकी जो आप कह सकते हैं कि जो बात होती है वो ज़्यादा आपको अच्छी लगती है। तो ये बुनियादी तौर पर जो जो ये पॉइंट डिस्कस मैं कर रहा हूँ, इसका ताल्लुक आपके सामने बैठे हुए शख्स और जब ऑडियंस है तो उससे मुराद, उससे ज्यादा इसका ताल्लुक बनता है, क्योंकि आपने किसी जगह पर जाकर लेट से प्रेजेंटेशन देनी है, या आप किसी महफिल में किसी के साथ अंग्रेजी जाकर बात करनी है, अंग्रेजी में जाकर, वहां आपका स्टिल स्टैंड खड़े होना और ऐसे डरा हुआ खड़े होना, जो आपकी बॉडी पोस्चर ऐसे है कि जैसे आप डरे हुए खड़े हैं, या आप कोई खुदा ना खासा को मस्कीन बन के खड़े हैं, या शर्माए हुए खड़े हैं, तो वो आपका बॉडी पोस्चर आपकी लैंग्वेज पर असरअंदाज होता है। याद रहे, हम समझते हैं कि लैंग्वेज का मतलब सिर्फ सिर्फ ही इज गोइंग टू स्कूल एंड आई एम गोइंग टू स्कूल। लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा पार्ट जिसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, वो आपकी बॉडी की लैंग्वेज है, आपका पोस्चर है, आप किस अंदाज से खड़े हैं, आप अगले अंदाज से, आपकी हेड मूवमेंट क्या है, आपकी आईज की मूवमेंट क्या है, आप अगले बंदे के साथ किस तरीके से बात कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस आपका सिर्फ और सिर्फ जबान से नहीं है, कॉन्फिडेंस आपका आपके बॉडी पोस्चर, आप खड़े कैसे हैं, देख कैसे रहे हैं, आपकी हेड मूवमेंट कैसी है, आपकी जो वॉइस टोन, आपकी जो वॉइस की क्वालिटी है। समटाइम कुछ लोग इतना स्लो बोलते हैं कि अगले बंदे तक बड़ी मुश्किल से सुनाई देता है, तो ये आपकी, ये अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ योर फ्लुएंसी, जिसको हम बहुत खपते हैं कि मेरी फ्लुएंसी ठीक नहीं है। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके साथ साथ हमारे जेस्चर जो कि मैंने तस्करा किया, आगे बढ़ते हैं। फ्लुएंसी टेक्निक पार्ट 1 को हम डिस्कस कर रहे हैं। डोंट बी अफ्रेड टू कमिट मिस्टेक्स या टू मेक मिस्टेक्स, कमिट मिस्टेक्स इज बेटर। देखें, ये बात मैं किसी और क्लास के अंदर, एक पहले क्लास डिस्कस करा था, उसमें भी डिस्कस कर चुका हूं। मैं 2005 में सर्टिफिकेट करने गया इन इंग्लिश लैंग्वेज, नमल यूनिवर्सिटी के अंदर, हमारी पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है लैंग्वेजेस के हवाले से। तो हमारी एक टीचर ने कहा कि स्पीक इनकरेक्ट इंग्लिश, हमारी स्पोकन इंग्लिश की टीचर थी। तो हमें शुरू में बड़ा अजीब लगा कि एक टीचर, हम तो सीखने आए हैं सही इंग्लिश, तो हमें वो इंस्ट्रक्ट ये कर रही है कि स्पीक इन करेक्ट इंग्लिश। तो बाद में महसूस हुआ कि हमें जब टीचर ने कह दिया कि स्पीक इन करेक्ट, तो हम गलती बोलना शुरू हो गए। इसी तरीके में हमने अनकॉन्शियसली हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। हमें ये टेंशन नहीं होती थी कि हम अंग्रेजी गलत बोल रहे हैं। तो प्लीज आप लोग, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेरे पास पढ़ रहे हैं तो मैं कभी भी आपको ये नहीं कहूंगा अरे भाई आपने ये मिस्टेक क्यों कर दी। हाँ, हो सकता है मैं करेक्ट कर दूं,
लेकिन वो भी ज्यादा नहीं करूंगा ताकि आपको हर वक्त ये होल ना रहे कि यार मैं गलत बोलूंगा तो मेरा हाईलाइट होगा 10 लोगों के सामने। नो, आप यू कैन कमिट मिस्टेक्स, इट्स नॉट योर लैंग्वेज, इट्स नॉट योर मदर टंग, इट्स नॉट योर नेशनल लैंग्वेज, ठीक है ना, आपकी ये लैंग्वेज नहीं है। सो इस बात को हमें एक टीचर को बतौर इंस्ट्रक्टर मुझे भी अंडरस्टैंड करना है और जो लर्न कर रहा है उसको भी अंडरस्टैंड करना है। ऑफ कोर्स हम कमिट मिस्टेक्स करेंगे भाई, दिस इज नॉट आवर लैंग्वेज। सो इस बात से घबराना क्यों जब हमारी लैंग्वेज ही नहीं है। सो ऑफ कोर्स हम एक्सक्यूज मी, हम मिस्टेक्स करेंगे। लिहाजा जब मिस्टेक्स करेंगे और हम लर्न कर रहे हैं, अरे भाई अगर आप एक्सपर्ट होते तो आप मेरे पास सीखने क्यों आते। ऑफ कोर्स आपके अंदर वो हौसला, मतलब वो आपके अंदर वो नॉलेज नहीं था या आपके वो स्किल नहीं था तो आप आए, है ना। लिहाजा यू हैव टू कमिट मिस्टेक्स, नो इशू एट ऑल। आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्ड योर ओन इंग्लिश लैंग्वेज ऑडियो बुक्स या वॉइस नोट्स या कुछ भी हम इसको नाम दे सकते हैं। सॉरी। जब आप एक लेट से मेरी क्लास में आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हैं और आप वॉइस नोट्स कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इन द फ्लो ऑफ स्पीच जब हम डिस्कशन कर रहे होते हैं तो आपके पास टाइम ना हो, लेकिन बाद में आपको ये चाहिए कि आप अपने वॉइस नोट्स को ज़रूर सुने और एनालाइज करने की कोशिश करें। खुद इंसान बड़ा सबसे बड़ा जज होता है, उसको फील हो सकता है कि यार यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था ना, मेरी टोन, मेरी इंटोनेशन, मेरी बात करने का अंदाज, मेरी शायद ग्रामर की कोई गलती, शायद प्रोनाउंसिएशन की गलती, ये जवाब ठीक नहीं था, तो इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सो यू हैव टू रिकॉर्ड योर। अच्छा, इसके अलावा अगर आप ग्रुप में नहीं भी हैं फॉर एग्जांपल, तो आप अपने मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल हर एक के पास है, उसमें रिकॉर्ड करें वॉइस को और बोलते जाएं, या फिर किसी आपके सामने अखबार पढ़ी है, किताब पढ़ी है, उसको रीड आउट करना शुरू कर दें और फिर आप अपनी उसको 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 रिकॉर्ड करें और फिर सुने, रिकॉर्ड करें और सुने। देखें, आपको कोई भी काम दुनिया का मेहनत के बगैर नहीं होता। आपको स्पोकन इंप्रूव करनी है, यू विल हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स जो मैं कह रहा हूं, इसके बगैर आप किसी सूरत भी काम नहीं कर सकते। यू हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स। और उसके लिए क्या होगा, आप अपने आप को जज कैसे कर सकेंगे, बाय लिसनिंग अगेन एंड अगेन। आई एम फोकसिंग ऑन लिसनिंग। जब तक आप नेटिव स्पीकर को सुनेंगे नहीं, देखने की बात नहीं कर रहा, मूवीज और ड्रामाज और प्रोग्राम आप देखने की बात नहीं कर रहा, हेडफोन लगा के खामोशी से सुनने की बात कर रहा हूं, स्क्रीन वीडियो को, मोबाइल की स्क्रीन को साइड पे रख के सुनने की बात कर रहा हूं। और उस सुनते वक्त उसकी टोन पर, उसकी इंटोनेशन पर, उसकी प्रोनाउंसिएशन पर, उसके अल्फाज की यूजेज पर तवज्जो देने की बात कर रहा हूं। ये लिसनिंग तब करेंगे तो तब ही आपका ये इंप्रूव होगा। नेक्स्ट, लिसन टू योर ओन वॉइस नोट्स ऑन रेगुलर बेसिस। ये मैं बात पहले कर चुका हूं, लिहाजा इसको दोहराने की जरूरत नहीं। टॉक योरसेल्फ थ्रू प्रोसेसेस। ये एक टेक्निक है कि अगर आप समझते हैं कि मुझसे लंबी बात नहीं की जा सकती, अक्सर औकात लोग ये कहते हैं मुझसे कि सर मैं 10 सेकंड तो बात हो जाती है, एक सेंटेंस बोल देती हूँ, लेकिन लंबी बात नहीं हो सकती। तो इसमें ना बड़ा एक आसान सा तरीका है, आप ऐसी चीजों के बारे में डिस्कस करना शुरू करें जिनके अंदर प्रोसेस होते हैं। मैं मिसाल देता हूँ, एक रेसिपी है, अमूमन हम लोग टीवी प्रोग्रामात पे देखते हैं कि जी फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो ऐड दिस टू दिस, ऐड साल्ट, ऐड पेपर। अब आप बेशक चीजों को रिपीट ही कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस, देन डू दिस, आफ्टर दिस दिस। तो ये जो एक प्रोसेस वाली होती है ना, इसके अंदर आप खुद को एक्सपर्ट करें और ये खुद से बोलें, खुद से बोलकर रिकॉर्ड करें। अगर आपने किसी की उर्दू रेसिपी सुनी है तो उसको रिकॉर्ड करें। अब इसमें क्या होता है, आसानी होती है, आपको पता पहले ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना। अब इसमें आपका वो मसला हल हो गया कि आप कहते हैं कि मैं लंबी बात कैसे करूं। अगर आपने लंबी बात करनी है और अपने आप को फ्लुएंट बनाना है लंबी बात के लिए, तो सबसे पहले प्रोसेस से स्टार्ट करें। अच्छा, आप जर्नी को डिस्क्राइब करना शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल आप कहेंगे जी सुबह मैं इस वक्त उठा, या एक जैसे डेली रूटीन होती है, सुबह मैं इस वक्त उठता हूँ, फिर ये करता हूँ, फिर ये करता हूँ, फिर ये करता हूँ, फिर ये करता हूँ। तो प्रोसेस है ना, आसान है। फिर जर्नी स्टार्ट कर दें, मैं यहाँ से जर्नी स्टार्टेड और फिर वहां पे पहुंच, वी रीच देयर, वी had lunch and then we started our journey, then after that then at that time। so अपने आप को नारायण का गान पहुंचा दें इन गर्मियों के अंदर। so ये है सारे का सारा आपका जो प्रोसेसेस के जरिए, तो मुख्तलिफ प्रोसेसेस को डिस्क्राइब करना खुद सीखें। ये था जनाब आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने फ्लुएंसी टेक्निक्स की जनरल टिप्स को डिस्कस किया। देखें, मेरे सुनने वालों में से मुझे नहीं मालूम कितने लोग इस पर फैक्चुअली अमल करेंगे, ठीक है, और कितने लोग इसको बिल्कुल इग्नोर कर देंगे। जिस बंदे ने मेरी ये बात सुन ली है, जबकि मैं ये अब बात कर रहा हूं, क्योंकि यूजुअली दरमियान में छोड़ दिया होगा किसी ने शुरू में से ही नहीं देखा होगा, और कोई जब मैं स्लाइड एंड पर की तो उस वक्त आखिरी सेकंड में उन्होंने साइड पे कर दिया होगा। जो बंदा ये बात सुन रहा है, मुझे लग रहा है कि उसके अंदर दिलचस्पी मौजूद है और वो यकीनन उस स्टेज पर है
कि वो जो है सीख सकता है। और मुझे जो बंदा भी मेरी क्लास के अंदर मौजूद है जो ये पार्ट सुन रहा है, तो वो मुझे ग्रुप के अंदर जरूर बताए कि हाँ सर मैंने ये वाला पार्ट सुना और आपने 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 इसके अंदर ये बात की। ये एक सबूत होगा कि आपने एंड तक सुनी है, ठीक है। तो आप लोग जो है इन सारी फ्लुएंसी टेक्निक्स को अमल करेंगे। मेरे पास जो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, एक मेरी जून के अंदर स्टार्ट हुई, वो जून और जुलाई के महीने के लिए होगी। एक जुलाई में स्टार्ट हो रही है 10 जुलाई को, जो अभी 10 जुलाई है इसको, और वो जुलाई और अगस्त की क्लास होगी। फिर जुलाई अगस्त के अंदर जो है वो अगस्त सितंबर की होगी। तो इस तरीके से मैं 2-2 मंथ्स की क्लासेस ले रहा हूँ, और इन क्लासेस का जो कंटेंट है, जो तरीक़ाकार है, वो सबका सेम है। अगर कोई भी बंदा पहली क्लास से दूसरी क्लास में जंप करना चाहता है, दैट्स नॉट एन इश्यू, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं है। तो आप लोग इन टेक्निक्स को जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप एक अच्छे फ्लुएंट लैंग्वेज स्पीकर नहीं बनेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग माय क्लास। सी यू नेक्स्ट टाइम।